एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। और दोस्तों मेंसुरेशन का सेक्शन 2D हम करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों आपको पता होगा कि जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन एग्ज़ामों में इस चैप्टर का कितना बड़ा रोल होता है। दोस्तों ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस क्षेत्रमिति से 1, 2 या 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। दोस्तों किसी एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी एग्ज़ाम में 2, तो किसी एग्ज़ाम में उससे ऊपर भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, और उसका सेक्शन 2D हम यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंसुरेशन 2D के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम ये समझेंगे कि 2D का अर्थ क्या होता है। दोस्तों 2D का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों 2D का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 डायमेंशनल। 2 माने 2 या द्वि, डायमेंशनल माने विमा या विमीय। तो दोस्तों क्षेत्रमिति 2D के अंदर हम 2 यानी कि विमा वाली आकृतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि द्विविमीय आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ पे दोस्तों उसको लिख भी रखा है। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ 2D का अर्थ है 2 डायमेंशनल फिगर्स, जिसका अर्थ हो गया दोस्तों द्विविमीय आकृतियां। जिन आकृतियों में 2 विमाओं को लेकर बात की जाती है तो दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं 2D। क्लियर? और आपको पता होगा कि द्विविमीय आकृतियां जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में हम किस किस चीज़ को पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात दोस्तों यहाँ पे आपको समझनी है कि 2D आकृतियों के बारे में हम सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों द्विविमीय आकृतियां किसे कहते हैं? तो द्विविमीय आकृतियां उन आकृतियों को कहते हैं दोस्तों जिनमें एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, लेकिन दोस्तों उनमें मोटाई नहीं पाई जाती। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? 2D के अंदर आप उन आकृतियों को पढ़ोगे जिन आकृतियों में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, लेकिन उनमें मोटाई नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों मैंने इस बात को यहाँ पे लिख भी दिया है। तो दोस्तों इस अध्याय में हम उन समतल आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो मोटाई रहित होती हैं, अर्थात जिनकी मोटाई नहीं होती है दोस्तों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे अब कि वो कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनमें मोटाई नहीं होती। तो आप कुछ सोचिए थोड़ी देर के लिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे त्रिभुज। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे आयत। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पे वर्ग। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पे चतुर्भुज। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ेंगे वृत्त। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? तो ये जो आप यहाँ पे निम्न आकृतियाँ देख रहे हो दोस्तों, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब दोस्तों क्षेत्रफल यानी क्षेत्रमिति 2D के अंदर पढ़ी जाती हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जितनी भी ये हमें आकृतियाँ यहाँ पे नज़र आएंगी दोस्तों, तो आप देखना उनमें मोटाई नहीं होती है। त्रिभुज की आपने कभी मोटाई देखी होगी? नहीं। आयत की कोई मोटाई नहीं होती, वर्ग की कोई मोटाई नहीं होती, चतुर्भुज की कोई मोटाई नहीं होती दोस्तों, ना ही वृत्त की कोई मोटाई होती। क्लियर? अब यहाँ पे दोस्तों हम एक एक टॉपिक को लेकर
पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्राइएंगल यानी कि त्रिभुज। दोस्तों त्रिभुज कहते किसे हैं? दोस्तों इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा। एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों। बात समझ पाए? यानी कि तीन भुजा वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दोस्तों लिख भी दिया है। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को आप क्या बोलोगे? त्रिभुज बोलोगे दोस्तों। क्लियर? जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान के चलिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ध्यान से, कि ये मेरी पहली वाली भुजा होगी दोस्तों, ये होगी मेरी दूसरी वाली भुजा, और ये होगी मेरी तीसरी वाली भुजा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक बंद आकृति बन चुकी है, और इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 और 3। दोस्तों इसमें 3 भुजाएं हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज। क्लियर दोस्तों? अब कुछ त्रिभुज के बारे में हम बेसिक बातों को जानते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बना रखा है यहाँ पे। क्लियर? आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 भुजाएं हैं हमारी। क्लियर? तो दोस्तों एक त्रिभुज का निर्माण कब होता है? सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि एक त्रिभुज का निर्माण आप कब कर सकते हो। दोस्तों मान के चलता हूं मैं कि जो आप ये शीट्स यहाँ पे देख रहे हो, पहले तो हम यहाँ पे एक छोटी सी और बात कर लेते हैं कि दोस्तों त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, और इन कोनों को दोस्तों बोला जाता है शीट्स। क्लियर दोस्तों? तो त्रिभुज के 3 शीट्स होते हैं, ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे मैंने सी मान लिया। और ऐसे ही दोस्तों इन शीट्स के अगर अंदर एक हमने कोण का प्रतीक बना दिया जाए, जिससे हम कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों आप बोलोगे कि त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। क्लियर? और दोस्तों 3 ही क्या होती हैं? हमारी भुजाएं। तो दोस्तों इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों भुजाएं कौन कौन सी होंगी हमारे पास? ए बी। क्लियर? दूसरी कौन सी होगी दोस्तों? बी सी। और तीसरी कौन सी होगी दोस्तों? सी ए। ये दोस्तों हमारी क्या है? 3 भुजा हो गई। उसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोण। तो दोस्तों कोण कौन सा? कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो हम लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम लिख सकते हैं शीट्स को ए, बी, सी। क्लियर? दोस्तों ये आप समझ रहे होंगे कि ये भी कोई पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ये तो सबको पता होती हैं। दोस्तों मैं आपको जड़ से स्टार्ट कर रहा हूँ और शिखर तक ले जाऊँगा दोस्तों। आप छोटी से छोटी बात को गौर से समझिएगा। क्लियर? और अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें सीखते हैं। दोस्तों आप मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज की आकृति यहाँ पे बना दी है, ए बी सी। क्लियर दोस्तों? अब ए के शीर्ष ए के सामने वाली भुजा मैंने ए मान ली, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा हमने बी मान ली, और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा हमने सी मान ली दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों आपको सबसे पहली बात ये समझनी है कि एक त्रिभुज का निर्माण कब कर सकते हो आप। तो दोस्तों इसकी जो पहली शर्त है वो ये है कि आप एक त्रिभुज का निर्माण तभी कर सकते हो जब त्रिभुज की किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का जोड़ यानी कि योग। गौर से समझना दोस्तों, त्रिभुज की किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से क्या हो? बड़ा हो। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। मान के चलो
कि यहाँ पे ए भुजा और जो बी भुजा है ये दोनों छोटी हैं, तो इनका जो जोड़ होना चाहिए यानी कि ए प्लस बी वो बड़ा होना चाहिए दोस्तों किससे, इस भुजा सी से। क्लियर। अब जरूरी थोड़ी है कि ये दो भुजाएं बड़ी हो छोटी हो सकता है अब के हम कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसा कि ए और सी दोनों छोटी हो और बी बड़ी हो सबसे, तो हम बोलेंगे फिर क्या कि ए और सी का जो जोड़ है वो बड़ा होना चाहिए फिर बी से। फिर आप बोल सकते हो कि जरूरी थोड़ी है कि ये सी और ए हो सकता है सी और बी छोटी हो और ए बड़ी हो सबसे, तो आप बोलोगे दोस्तों कि बी और सी का जो जोड़ है वो बड़ा होना चाहिए किससे दोस्तों, ए से। तो दोस्तों अगर आपकी ये वाली शर्त अगर लागू होती है तो आप तभी बोलोगे कि हाँ इस त्रिभुज का निर्माण संभव है। मेरी बात समझ में आ रही दोस्तों। या दोस्तों आप दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हो कि हमने कोई भी दो छोटी भुजाएं ली, उन दोनों का अंतर, ध्यान से, दोनों का अंतर हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, तीसरी वाली भुजा से। क्या होना चाहिए दोस्तों, छोटा होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो। मतलब कि अगर हमने कोई भी दो भुजा ले ली, उन दो भुजाओं का जो अंतर है दोस्तों वो छोटा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। और अगर हम योग को लेकर बात करते हैं तो दो भुजाओं का जो जोड़ है, दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये दोनों शर्त हमारी लागू होती हैं तभी हमारा त्रिभुज संभव है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। आप मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया आपको a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 6। तो दोस्तों मुझे बताइए क्या यहाँ पे त्रिभुज का बनना संभव है। तो आप बोलोगे दोस्तों कि जो दो सबसे छोटी भुजाएं हैं कौन सी, एक तो 2 और एक 3 है, तो आप पहले इनको क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक, तो इनका जो जोड़ है वो कितना बैठेगा दोस्तों, वो बैठेगा 5। अब आप देखिए जो 5 जो जोड़ आया है यहाँ पे, क्या ये तीसरी वाली भुजा से बड़ा है, तो आप बोलोगे नहीं, ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है दोस्तों। ये जो 5 है ये बड़ा नहीं है किससे, 6 से। तो इसका मतलब हम इन भुजाओं को लेकर त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते दोस्तों। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि मान के चलो a बराबर है हमारे पास 3, b बराबर है हमारे पास 4, c बराबर है हमारे पास 5, तो दोस्तों क्या अब एक त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो आप बोलोगे जो सबसे जो छोटी दो भुजाएं हैं आप उनको जोड़ दीजिए। जब आप उनको जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। अब इस चक्र ये 7 5 से बड़ा है, तो आप बोलोगे यस 7 बड़ा है 5 से, इसका मतलब यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण संभव है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने इस बात को यहाँ पे लिख भी दिया है। एक बंद आकृति को क्या करेंगे, मतलब ये ऊपर वाला टॉपिक था। त्रिभुज का निर्माण दोस्तों क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा, दो छोटी भुजाओं की लंबाइयों का योग बड़ा होना चाहिए सबसे बड़ी भुजा से। अर्थात हमने मान के चला कि ए और बी दो छोटी भुजाएं हैं, उनका जो जोड़ है वो बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा सी से। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है कि एक भुजा हमारी 6 है, दूसरी 8 है, तीसरी 10 है, तो दो छोटी भुजा कौन सी है, एक तो 6 और एक 8। आप पहले इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्लियर। तो इनका जोड़ क्या होगा, बड़ा बैठेगा। क्यों, क्योंकि 6 और 8 कितना हो गया 14, तो 14 बड़ा है किससे 10 से। तो इसका अर्थ दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण संभव है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ और बेसिक बातें जानने के लिए। मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है। क्लियर दोस्तों, A
बी सी। मैं मान लेता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जो तीन जो इसके अंतःकोण हैं, त्रिभुज के जो अंदर वाले कोण हैं इन्हें अंतःकोण बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आपको पता होगी इसकी प्रॉपर्टी एक कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। हम बोल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है दोस्तों 180। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है दोस्तों 180। क्लियर दोस्तों? दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे नोट करके यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ पहले ही कि दोस्तों त्रिभुज जो है वो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। क्लियर दोस्तों? त्रिभुज जो है वो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। आप बोलोगे बहुभुज किसे कहते हैं? तो बहुभुज का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे कि वह बंद आकृति, ध्यान से समझिएगा, वह बंद आकृति, पहली शर्त क्या है? आकृति क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए और कम से कम तीन भुजाएं हो, क्या हो उसमें? तीन भुजा कम से कम उसमें होनी चाहिए, चाहे ज़्यादा कितनी भी हो लेकिन कम से कम उसमें तीन भुजा होनी चाहिए। आप उसको क्या बोलोगे? बहुभुज बोलोगे। बंद आकृति होनी चाहिए और कम से कम तीन भुजा होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि त्रिभुज कैसे रहा फिर सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज? तो देखिए मैंने आपके सामने एक ये भुजा खींच दी, पहली भुजा होगी मेरे, तो क्या आकृति तुम्हें बंद नजर आ रही है? तो आप बोलोगे नहीं। फिर दोस्तों मैंने दूसरी वाली भुजा खींच दी, क्या आकृति अब भी बंद हुई? ये तो आकृति अब भी खुली हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा? मैंने जैसे ये तीसरी वाली यहाँ पे भुजा इससे मिलाई तो दोस्तों आकृति हो चुकी है बंद। आप देखो गौर से। और इस बंद आकृति के लिए कितनी मैंने भुजा यूज करी है? 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसीलिए हम त्रिभुज को सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुभुज वाला चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, लेकिन ये बात आपको यहाँ पे इतनी रखनी है बस। तो दोस्तों ये मैंने सिर्फ आपको त्रिभुज के बारे में बताया, सिर्फ बेसिक, जो त्रिभुज की कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी दोस्तों। क्लियर? अब हम त्रिभुज को आगे पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनमें से एक एक करके हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।